हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम परक्विजिट्स शुरू करने वाले हैं। इनकम टैक्स की अभी तक की क्लासेस में हमने अलाउंसेस कवर कर लिए थे और हमने रिटायरमेंट्स बेनिफिट्स कवर किए। तो अब हम एक और नया कंसेप्ट इनकम टैक्स में शुरू कर रहे हैं, परक्विजिट्स। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम इनकम टैक्स में कवर करेंगे अंडर दी हेड सैलरीज, वो है परक्विजिट्स। ठीक है, तो अभी तक हमने अलाउंसेस के बारे में पढ़ा। अलाउंसेस की को हमने डिफाइन किया कि वो हमारे फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट होता है जो हमें एम्प्लॉयर से मिलता है। अब परक्विजिट्स क्या है? ये भी आपके बेनिफिट्स ही हैं। परक्विजिट्स को आप सिंपल लैंग्वेज में बेनिफिट्स बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या परक्विजिट्स होते क्या हैं। तो परक्विजिट्स आर दी बेनिफिट्स और एमिनिटीज इन कैश और इन काइंड और इन मनी और मनीज वर्थ एंड ऑल्सो एमिनिटीज विच आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू मनी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई वेदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट। अब यहाँ पे परक्विजिट्स का मीनिंग क्या है कि कोई भी बेनिफिट या कोई एमिनिटी जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कुछ भी अमाउंट नहीं ले रहा है वो एम्प्लॉय से, या फिर कंसेशनल रेट पे। इसका मतलब अगर किसी चीज की वैल्यू मार्केट में ज्यादा है लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वही चीज कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड कर रहा है। और वो जो एमिनिटी या बेनिफिट है वो काइंड में भी हो सकती है, कैश में भी हो सकती है, मनी में भी हो सकती है और मनी वर्थ में भी। मनी वर्थ का मीनिंग कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उस चीज को हम बेनिफिट बोलते हैं। परक्विजिट्स और अलाउंसेस में बेसिक जो आपका डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, वो ये है कि जो अलाउंसेस हमने किए थे वो आपके फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट होते हैं। इसका मतलब अलाउंसेस आपके मॉनेटरी टर्म्स में ही होंगे, वो काइंड में नहीं हो सकते। लेकिन परक्विजिट आपके काइंड में भी हो सकते हैं। जैसे हमने हाउस रेंट अलाउंस किया था कि आपको एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर है वो आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट पे कर रहा है आपके रेंटल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। तो यहीं पे अगर एम्प्लॉयर फिक्स्ड अमाउंट देने की बजाय आपको एक फ्लैट दे दे, ठीक है, रहने के लिए, तो उस फ्लैट को हम परक्विजिट बोलेंगे, अलाउंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, आपको काइंड में अकोमोडेशन मिल गया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट परक्विजिट ही है। परक्विजिट का मीनिंग आपको पता चल गया होगा, कोई भी बेनिफिट या एमिनिटी जो या तो आपको कैश में मिल रही है या काइंड में मिल रही है, ठीक है, मनी या फिर मनीज वर्थ में है। मनी वर्थ क्या हो सकता है? जैसे हमें फूड कूपन मिल जाए, तो फूड कूपन आपको डायरेक्टली अमाउंट तो नहीं मिल रहा है। जैसे हमने लंच अलाउंस किया था, तो लंच अलाउंस क्या होता है कि लंच के लिए आपको फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है, तो वो अलाउंस है। लेकिन यहीं पे अगर आपको फूड कूपन मिल जाए, 100 रुपीज का फूड कूपन अगर मिल रहा है, तो वो फूड कूपन परक्विजिट है, वो अलाउंस नहीं है। ठीक है, तो ये अलाउंसेस और परक्विजिट में डिफरेंस है। अब हम एक एक करके आगे की क्लासेस में हम परक्विजिट्स को कवर करेंगे कि कौन कौन से परक्विजिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है। तो आज की क्लास में हम ये फर्स्ट परक्विजिट देख रहे हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। यहाँ पे मैंने आपको इसकी परक्विजिट की डेफिनेशन में बताया कि जो भी बेनिफिट है वो इधर या तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, यानी अगर आपको अकोमोडेशन मिल रहा है एम्प्लॉयर से तो वो उस केस में हो सकता है कि आप कोई भी रेंट ना पे करो एम्प्लॉयर को, तो वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया। दूसरा केस हो सकता है कि एम्प्लॉयर आपसे कुछ रेंट चार्ज कर रहा है, लेकिन मार्केट में जो रेंट चल रहा है, जैसे किसी एक लोकेलिटी में अगर आपको अकोमोडेशन मिल रहा है तो उस लोकेलिटी में एक फ्लैट का रेंट जो है वो सपोज 15,000 है, लेकिन एम्प्लॉयर आपको बोलता है कि आप हमें 10,000 पे कर देना,
तो ये हो गया कंसेशनल रेट पे, मतलब टोटली आपको फ्री नहीं पड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिला, आप कुछ ना कुछ रेंट पे कर रहे हो, लेकिन आप कम पे कर रहे हो, जो करेंट रेट है मार्केट में उससे कम पे कर रहे हो, तो आपका लिए वो कंसेशनल रेट पे हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट परक्विजिट है, रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। अब अलाउंसेस में आपने देखा होगा कि अलाउंसेस में हम टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंस निकालते थे। टैक्सेबल वैल्यू मतलब हमारे पास एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशंस होती थी, हम उन कंडीशंस के बेसिस पे जो भी कम वैल्यू आती थी वो हमारी एग्जम्प्टेड वैल्यू ऑफ अलाउंस हो जाता था। टोटल वैल्यू में से हम उस एग्जम्प्टेड वैल्यू को लेस करते थे तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंस आ जाती। अब अकोमोडेशन के केस में या फिर हम कह सकते हैं परक्विजिट्स के केस में, परक्विजिट्स के केस में एग्जम्प्टेड वैल्यू ना निकाल के आपको एक वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास तो नंबर्स की फॉर्म में डेटा होना चाहिए ना। हम एक अकोमोडेशन अगर ले रहे हैं तो हम एक फ्लैट को अगर टैक्सेबल कर रहे हैं तो हम बिल्डिंग को कैसे टैक्सेबल करेंगे, हमें तो फिगर्स चाहिए। तो हमें यहाँ पे परक्विजिट्स की एक वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू को हम, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है कि हम बेसिक लिखते हैं, बोनस लिखते हैं, कमीशन लिखते हैं, फिर अलाउंसेस हम लिखते हैं, उस फॉर्मेट में जाके आप वैल्यू ऑफ परक्विजिट लिख दोगे। यहाँ पे आप कोई एग्जम्प्टेड वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन निकालेंगे। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन हम कैसे निकालते हैं अगर कंसेशनल रेट पे हो या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हो, वो हम अभी इसको कंटिन्यू करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने एक चार्ट बनाया है, तो जो हमारा ये परक्विजिट है रेंट फ्री अकोमोडेशन, हमें अब अलाउंस मिलने की बजाय हमें अकोमोडेशन मिल गया, और आपको दोनों चीजों में से कोई एक ही मिल सकती है, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस जो है और अकोमोडेशन जो है दोनों का पर्पस सेम है कि आपको रहने के लिए कोई घर चाहिए, तो डायरेक्टली घर मिल जाता है तो वो अकोमोडेशन है, और आप रेंट पे रह रहे हो और रेंट एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए अमाउंट मिल रहा है तो वो अलाउंस है, लेकिन दोनों का पर्पस तो सेम है। तो ईदर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा या फिर आपको अकोमोडेशन मिलेगा, दोनों चीजें एक टाइम पे नहीं मिल सकती। तो अकोमोडेशन की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको अगर अकोमोडेशन मिल रही है तो उस केस में हमारी क्या टैक्स लायबिलिटी बनेगी, क्या वैल्यू बनेगी अकोमोडेशन की, और अगर एनी अदर एम्प्लॉयर मतलब ऑब्वियसली इसके अलावा बाकी जो भी हैं, उस केस में हमारा वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन क्या होगा। तो आज की क्लास में हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। यहाँ पे देखो, अगर अकोमोडेशन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर कोई अकोमोडेशन मिल रहा है तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों ही केसेस में हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि अकोमोडेशन या तो आपका अनफर्निश्ड होगा या फिर फर्निश्ड होगा। अनफर्निश्ड का मतलब कि जस्ट आपको रूम्स दे दिए हैं, घर दे दिया है, घर के अंदर कोई सामान नहीं है, ठीक है, कोई किसी भी तरीके का फर्नीचर नहीं है, वो आपका अनफर्निश्ड हो गया। लेकिन अगर आपको साथ में कोई फर्नीचर वगैरह भी मिल रहा है, एसी मिल रहा है या फिर किचन में कुछ सामान मिल रहा है, तो वो आपका फर्निश्ड हो गया। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयर सबसे पहले फाइंड आउट करोगे कि एम्प्लॉयर कौन है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, फिर हमने फर्दर डिवीजन किया कि आपको अकोमोडेशन कैसा मिल रहा है, अनफर्निश्ड मिल रहा है या फिर फर्निश्ड मिल रहा है। अगर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मिल रहा है तो फिर फर्दर डिवीजन हो जाएगा, दोनों केसेस में फर्दर डिवीजन है। जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग में पढ़ा कि रेंट फ्री होगा अकोमोडेशन या फिर कंसेशनल रेट पे होगा, ठीक है। तो पहले आपको देखना है एम्प्लॉयर कौन है, फिर आपने देखना है कि प्रॉपर्टी अनफर्निश्ड है या फिर फर्निश्ड है, फिर आपने देखना है कि जो आपको प्रॉपर्टी या अकोमोडेशन मिल रहा है
वो रेंट फ्री मिल रहा है या फिर कंसेशनल रेट पे मिल रहा है। यानी एम्प्लॉई जो है वो उस अकोमोडेशन के लिए क्या कोई रेंट पे कर रहा है, अगर नहीं पे कर रहा तो वो उसके लिए रेंट फ्री हो गया। और अगर एम्प्लॉई उस अकोमोडेशन के लिए कुछ रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर को, तो वो आपके लिए कंसेशनल रेट पे हो गया। तो इन दोनों केसेस में आप कैसे वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन निकालोगे, जो आपको अपने फॉर्मेट में, सैलरी वाले फॉर्मेट में जाके ऐड ऑन करनी है। आपकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट या वैल्यू ऑफ बेनिफिट क्या आएगा? तो हमारा वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन इन केस ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अगर आपकी रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, तो उस केस में आपका वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन जो है वो लाइसेंस फी हो जाएगा। लाइसेंस फी मतलब जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने जो डिसाइड की है कि इस प्रॉपर्टी की जो है ये लाइसेंस फी होनी चाहिए, जो भी आपको मेंशन किया गया है वही वैल्यू जो है आपकी वो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन हो जाएगा। तो जितना भी अमाउंट आएगा वो आप अपना मेन फॉर्मेट में लिख दोगे। अगर कंसेशनल रेट पे है तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन क्या हो जाएगा? कंसेशनल रेट पे होने का मतलब है कि एम्प्लॉय जो है वो रेंट पे कर रहा है, ठीक है। तो लाइसेंस फी में से आप जब रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस कर दोगे तो ये आपका वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आ जाएगा इन केस ऑफ अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, ठीक है। तो ये वाला केस आपका सिंपल है। अगर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है और रेंट फ्री है तो लाइसेंस फी ही आपका वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन हो जाएगा। और अगर कंसेशनल रेट पे है यानी एम्प्लॉय कोई रेंट पे कर रहा है तो उस केस में एम्प्लॉय ने जितना भी रेंट पे किया लाइसेंस फी में से वो लेस कर दोगे तो वो आपकी वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आ जाएगी। दोनों में से कोई एक ही केस होगा, या तो आपको रेंट फ्री मिलेगा या फिर आपको कंसेशनल रेट पे मिलेगा। दोनों साथ में तो कैसे ही मिल सकते हैं। ये हमारा अनफर्निश्ड का हुआ। अब अगर आपको अकोमोडेशन फर्निश्ड मिल रहा है, इसका मतलब कि आपको रूम्स के साथ में कुछ फर्नीचर या कुछ और फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, ठीक है, तो वो आपका फर्निश्ड अकोमोडेशन हो गया। तो इस केस में अगर रेंट फ्री है, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, तो आपका वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन क्या होगा? अनफर्निश्ड वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, यही है ना अनफर्निश्ड, तो ये वाली वैल्यू प्लस 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। क्योंकि फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो आपको साथ में कुछ ना कुछ फर्नीचर मिल रहा है, तभी तो वो फर्निश्ड है। तो जितनी भी आपको फर्नीचर की कॉस्ट दी होगी उसका 10% इसमें ऐड ऑन कर दोगे, प्लस हायर चार्जेस। इसका मतलब अगर आपने कुछ फर्नीचर को घर तक लाने के लिए अगर आपने कुछ हायर चार्जेस पे किए हैं तो वो ऐड हो जाएंगे। अगर एम्प्लॉय ने कुछ चार्जेस पे किए हैं तो वो लेस हो जाएंगे। अब परक्विजिट्स के केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एम्प्लॉय को बेनिफिट प्रोवाइड करके उससे वापस कुछ अमाउंट ले रहे हो तो वो आपके वैल्यू ऑफ परक्विजिट में से लेस हो जाएगा। ये सिर्फ अकोमोडेशन के लिए नहीं है, ये सारे परक्विजिट्स के केस में है। रीजन उसका ये है कि अगर आप एम्प्लॉय को बोल रहे हो कि हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, बेनिफिट हम आपको कोई एमिनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक तरफ आप उसको बोलते हो कि हम आपको कोई बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आप उससे कोई अमाउंट जो है वो ले लेते हो, तो ये बेनिफिट कहाँ हुआ? आप एक तरफ बोलते हो बेनिफिट, दूसरी तरफ आप उससे अमाउंट ले रहे हो, ठीक है, तो फिर वो बेनिफिट कहाँ हुआ? यानी इस केस में समझो अगर हायर चार्जेस जो हैं वो एम्प्लॉय ही पे कर दे तो उसके लिए ये बेनिफिट कहाँ हुआ, ठीक है। इसीलिए परक्विजिट्स के केस में अगर एम्प्लॉय कुछ भी पेमेंट करता है, यहाँ पे हम रेंट पे करने की बात नहीं कर रहे क्योंकि ये तो कंसेशनल रेट पे हम दे रहे हैं, तो यहाँ तो उसको रेंट पे करना है। इसके अलावा अगर कुछ और, जैसे मैंने आपको बोला हायर चार्जेस,
किसी भी असेट को या फर्नीचर को घर तक लाने के लिए चार्जेस एम्प्लॉय पे कर रहा है, जो कि उसका बनता नहीं है, क्योंकि ये चीज जो है अकोमोडेशन उसके लिए बेनिफिट है। चार्जेस अगर कुछ लगने हैं तो वो एम्प्लॉयर पे करेगा। ठीक है, तो अगर हम एम्प्लॉय से एक तरफ बोलते हैं कि बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम उससे चार्जेस, ये हायर चार्जेस कुछ अमाउंट ले लेते हैं, तो वो बेनिफिट तो नहीं हुआ उसके लिए। तो इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए कि अगर एम्प्लॉय किसी भी लेवल पे कुछ पेमेंट कर रहा है तो हम उसके वैल्यू ऑफ बेनिफिट या वैल्यू ऑफ परक्विजिट में से लेस कर देते हैं। ठीक है, लेस करने से क्या होता है, वैल्यू ऑफ जो बेनिफिट है वो कम हो जाएगा। जैसे सपोज करो वैल्यू ऑफ, अभी मैं अकोमोडेशन की बात नहीं कर रही हूँ, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन की बात नहीं कर रही, मैं इन जनरल वैल्यू ऑफ बेनिफिट की बात कर रही हूँ कि अगर आपको कोई भी बेनिफिट दिया है और समझो वैल्यू ऑफ बेनिफिट जो है वो आपका 10,000 आ जाता है। ठीक है, अब इस 10,000 में से एम्प्लॉय ने 5,000 जो है वो पे करा है किसी भी चीज के लिए, तो अगर एम्प्लॉय ने कुछ पेमेंट करी है तो वो हम इसमें से लेस कर देंगे, तो फाइनल आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ बेनिफिट जो है वो 5,000 होगा। ठीक है, तो हम लेस क्यों करते हैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ बेनिफिट जितना कम एड ऑन होगा, टोटल टैक्सेबल सैलरी जो है आपकी वो भी उतनी कम ही आएगी और उसी हिसाब से टैक्स लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे 10,000 ऐड करते हैं तो एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती। ठीक है, इसलिए हम, ये सिर्फ बेनिफिट के केस में है, इसलिए अगर हम एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट दे रहे हैं और उस केस में एम्प्लॉय ही अगर पेमेंट कर रहा है तो हम उसकी पेमेंट्स को वैल्यू ऑफ बेनिफिट में से लेस कर देते हैं, और लेस करने का रीजन ये है क्योंकि ये पर्टिकुलर बेनिफिट है, तो हमें उसको तो बेनिफिट देना है ना, हमें डबल गेम नहीं खेलना है कि एक तरफ बेनिफिट बोल दो और दूसरी तरफ उससे अमाउंट ले लो, तो एम्प्लॉय के तो जेब से चला गया पैसा, तो बेनिफिट कहाँ हुआ। ठीक है, इसलिए हम उसके टोटल बेनिफिट को जितना उसने पेमेंट करी उससे कम कर देते हैं ताकि उसकी टोटल इनकम में कम एडिशन हो और उसकी टैक्स लायबिलिटी कम आए। ये रीजन है माइनस करने का। तो हम यहाँ पे थे रेंट फ्री अकोमोडेशन की, हम वैल्यू देख रहे थे फर्निश्ड वाले की। रेंट फ्री फर्निश्ड की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हमने देखा अनफर्निश्ड वैल्यू प्लस 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्लस हायर चार्जेस माइनस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय। तो ये माइनस करने का रीजन अभी मैंने आपको ये पूरा एग्जाम्पल में बताया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में ये दे देता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, अकोमोडेशन फर्निश्ड प्रोवाइड की है और रेंट फ्री है, तो आप देखोगे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब इस फॉर्मूले में बाकी चीजें तो हैं आपके पास, ये वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। इन केसेस में हम क्या करते हैं, अकोमोडेशन के केस में हम बैक कैलकुलेशन करते हैं। बैक कैलकुलेशन का मतलब क्या है, आपने सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लिया कि मेरी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले से आएगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में बाकी सारी चीजें हैं मेरे पास, लेकिन ये नहीं है। ये कैसे निकलेगा, आपको बैक जाना पड़ेगा। अनफर्निश्ड कहाँ है, यहाँ पे है, और अनफर्निश्ड के लिए रेंट फ्री में क्या होती है वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, लाइसेंस फी। इसका मतलब जो भी लाइसेंस फी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे, फिर ये आपका पूरा फर्निश्ड का वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से कंसेशनल रेट में क्या होगा, कंसेशनल रेट का फॉर्मूला क्या है, रेंट फ्री फर्निश्ड वैल्यू। अब ये रेंट फ्री फर्निश्ड वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे, यही तो है रेंट फ्री फर्निश्ड वैल्यू। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखोगे। अगर कंसेशनल रेट पे है, अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, और वो अकोमोडेशन फर्निश्ड है और कंसेशनल रेट पे है, तो आपका फॉर्मूला जो है वो ये होगा, सबसे पहले रेंट फ्री फर्निश्ड वैल्यू माइनस रेंट पेड बाय एम्प्लॉय। अब रेंट पेड बाय एम्प्लॉय तो क्वेश्चन में दिया है, ये हमें निकालना है। ये कैसे निकालोगे, बैक कैलकुलेशन करोगे ये, तो पहले ये निकालोगे, उसको यहाँ पे पुट कर दोगे, माइनस कर दोगे रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो रेंट फ्री फर्निश्ड वैल्यू का मतलब है अनफर्निश्ड वैल्यू प्लस 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्लस हायर चार्जेस माइनस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉय।
ठीक है, तो ये अभी तो मैंने आपको चार्ट से समझाया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अगर हो तो अकोमोडेशन आपकी फर्निश्ड होगी या अनफर्निश्ड होगी, फिर रेंट फ्री होगी या कंसेशनल रेट पे होगी। अनफर्निश्ड के केस में तो ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं, लाइसेंस भी क्वेश्चन में दिया होगा, वही आपका वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन बन जाएगा अगर रेंट फ्री है तो। कंसेशनल के केस में एम्प्लॉय जो भी रेंट पे कर रहा है वो हम इसमें से लेस कर देंगे। अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो पहले आपको अनफर्निश्ड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे अनफर्निश्ड वैल्यू का मतलब है लाइसेंस फी, ठीक है, फिर उसमें प्लस कर दोगे ये बाकी जो पूरा फॉर्मूला है उस हिसाब से। अगर कंसेशनल रेट पे है तो पहले आपको रेंट फ्री फर्निश्ड, यानी इस पूरे फॉर्मूले से, अब देखो बैक कैलकुलेशन जो मैं कह रही हूं उसका मीनिंग क्या है, रेंट फ्री फर्निश्ड वैल्यू के लिए आपको यहां जाना पड़ेगा, और जब ये निकालोगे तो इसके लिए अनफर्निश्ड वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको यहां आना पड़ेगा। तो ये बैक कैलकुलेशन हो गई ऐसे। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखो, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखो, और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिखो, ठीक है। फिर यहां से लाइसेंस फी आएगी, लाइसेंस फी को यहाँ पे अनफर्निश्ड वाले की जगह पुट करो। अब आपका पूरा सारी फिगर्स कंप्लीट हो जाएंगी। यहां से वैल्यू आई उसको यहाँ पे पुट करो और माइनस कर दो रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो फाइनल ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी जो आपको मेन फॉर्मेट में लिखनी है। तो ये बैक कैलकुलेशन है कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला चेक करना है कौन सा है। आप इस फॉर्मूले पे हो तो इससे पहले यहां जाना पड़ेगा, फिर यहां जाना पड़ेगा, फिर यहां से वैल्यू निकाल के यहां पे पुट करनी पड़ेगी और फिर यहां पे पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको चार्ट की फॉर्म में बताया है, ये फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम पहले इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन देखेंगे, ताकि अभी अगर कुछ भी डाउट आपको लग रहा है कि ये बैक कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे तो वो उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी क्लास में मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है और फिर मुझे लगता है कि इतना लेंदी वीडियोस जो है वो फिर बच्चों के लिए ठीक नहीं है ना। तो कोई भी वीडियो अगर देखता है तो ज्यादा लेंदी वीडियोस जो है वो कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाती हैं, और स्पेशली जब स्टडीज से रिलेटेड अगर वीडियो है और वो ज्यादा लेंदी हो तो फिर वो और ज्यादा बोरिंग हो जाती है। तो हम अभी फिलहाल के लिए हमने ये एक कंसेप्ट देख लिया है कि कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, कैसे हम बैक कैलकुलेशन ये सब करेंगे, क्या फॉर्मूलेज होते हैं, एक हमने बेस बना लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे मूव ऑन करने से पहले हम एक बार नेक्स्ट क्लास पे इससे रिलेटेड, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयर वाले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके बाद हम अदर एम्प्लॉयर पे मूव करेंगे। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।